हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं आशा करता हूं कि आप लोग स्वस्थ होंगे, अच्छे स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और मन लगा के पढ़ते रहिए। दोस्तों आज की क्लास में आप लोग बताने वाला हूं विज्ञान साइंस यानी केमिस्ट्री बताने वाला हूं दोस्तों। विद्युत धातु और एवं अधातु का लघु उत्तरणीय प्रश्न बताने वाला हूं। उससे पहले दोस्तों जितना भी चैप्टर आपको पढ़ाया गया है तो दोस्तों प्ले लिस्ट में सारे वीडियो हैं, तो जाके आप देख सकते हैं। आज की क्लास में आपको केमिस्ट्री का बताने वाला हूँ, धातु एवं अधातु का लघु उत्तरणीय प्रश्न बताने वाला हूँ। तो शमशाद और क्लासेस को संपूर्ण तैयारी के लिए सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों। चलिए और वीडियो को लाइक कर दो, अपने दोस्तों के पास जरूर शेयर करें। चलिए आज की क्लास को शुरू करते हैं। और आज के क्लास के फर्स्ट क्वेश्चन लिखा है दोस्तों, धातु किसे कहते हैं। बेबिया क्वेश्चन दोस्तों, और धातु किसे कहते हैं। धातु और अधातु आप पढ़ रहे हैं तो धातु जान लीजिए किसे कहते हैं। क्या लिखा है, आवत श्रेणी के बाएं तरफ तथा मध्य भाग में रखे जाने वाले तत्व धातु कहलाते हैं, जिसमें धात्विक चमक होती है। धातु किसे कहते हैं, जिसमें धात्विक चमक होती है। वे प्रायः तन्य, आघातवर्धीय, विद्युत और उष्मा की सुचालक होते हैं। विद्युत तथा उष्मा के जो पदार्थ सुचालक होते हैं उसी को धातु कहा जाता है। गड्डीय और अधिक घनत्व वाली होती है। ये क्या होती है, धातु गड्डीय और अधिक घनत्व वाली होती है। इनके ऑक्साइड क्षणीय प्रकृति होते हैं, और इसके ऑक्साइड क्षणीय प्रकृति होते हैं। उदाहरण देख लीजिए, लोहा, सोना, चांदी, तांबा, प्लेटिनम आदि धातु के उदाहरण। ये सभी क्या है, लोहा, सोना, चांदी, तांबा, प्लेटिनम, ये सारे चीज़ है धातु के उदाहरण है। ठीक है, चलिए इसे समझेंगे, स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। उसके बाद 2 नंबर क्वेश्चन क्या लिखा है देख लीजिए। लिखा है धातुओं के 2 रासायनिक गुणों को लिखे। कह रहा है धातु के 2 रासायनिक गुणों को लिखे। भौतिक गुण भी होता है दोस्तों और रासायनिक गुण भी होता है। तो रासायनिक गुण अब बता रहे हैं, अब भौतिक गुण कमेंट करके जरूर बताएं। देख लीजिए नंबर 1 लिखा है धातु के ऑक्साइड क्षणीय होते हैं। ये क्या है, आप लिखेंगे धातु के ऑक्साइड क्षारीय होते हैं। ये क्या है, रासायनिक गुण है। दूसरा, अम्लों से अभिक्रिया कर कर हाइड्रोजन गैस स्थापित करते हैं। जब लोहा क्या करते हैं, अम्लों से अभिक्रिया करते हैं तो ये हाइड्रोजन गैस स्थापित यानी बनाते हैं। ठीक है, चलिए इसको भी समझेंगे। चलिए उसके बाद बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। उसके बाद लिखा है दोस्तों, अधातु के 2 गुण धर्म को लिखिए। अधातु के 2 गुण धर्म को लिखिए। देख लीजिए किस प्रकार लिखेंगे। नंबर 1 लिखेंगे, अधिकतर अधातु गैसीय अवस्था में पाई जाती है। अधिकतर यानी ज़्यादातर जो अधातु पाई जाती है दोस्तों वो गैसीय अवस्था में पाई जाती है। और दूसरा पॉइंट क्या लिखेंगे आप, अधातु सोरोरस ध्वनि उत्पन्न नहीं करते हैं। बोल रहे हैं सोरोनोस ध्वनि उत्पन्न अधातु नहीं करते हैं। ठीक है, चलिए उसके बाद क्या लिखा है। उसके बाद 4 नंबर क्वेश्चन लिखा है दोस्तों, आप क्या लिखा है, कौन सी धातु आसानी से संक्षारित नहीं होती है। कौन सी धातु है जिसमें आसानी से जंग नहीं लगता है, यानी संक्षारित खत्म नहीं होता है। देख लीजिए दोस्तों क्या लिखें, सोना और चांदी एक ऐसी धातु है जो अभिक्रियाशीलता श्रेणी में सबसे नीचे आती है। अभिक्रियाशीलता श्रेणी में सबसे नीचे आती है। किसी भी चीज़ से जल्द क्या होती है, सोना और चांदी अभिक्रिया नहीं करते हैं और संक्षारित नहीं होते हैं। ये धातु काफ़ी कम अभिक्रियाशील है। ऐसी धातु आसानी से संक्षारित नहीं होती है। और यही धातु क्या है, ये सोना और चांदी ये कम अभिक्रियाशील धातु होते हैं और ये आसानी से क्या होते हैं, संक्षारित नहीं हो पाते हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन का जवाब दे दिया आप कि ऐसी कौन सी धातु है जो संक्षारित नहीं होती, तो वो क्या है, आपका आंसर होगा कि सोना और चांदी है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे। देखिए उसके बाद क्या लिखा है, धातुओं का परिष्करण से आप क्या समझते हैं या क्या तात्पर्य है। देख लीजिए उत्तर लिखेंगे, अपचयन प्रक्रम से प्राप्त धातु शुद्ध नहीं होते हैं। अपचयन प्रक्रम से प्राप्त जो धातु होते हैं वो शुद्ध नहीं होते हैं। इसमें अपद्रव्य होती है। क्या होती है, इसमें अपद्रव्य होते हैं। शुद्ध धातु की प्राप्ति इन अपधातुओं को हटाकर किया जाता है अथा अशुद्ध धातुओं से अपद्रव्यों को हटाना धातुओं का परिष्करण कहलाता है। जब अशुद्ध धातुओं से अपद्रव्यों को हटाया जाता है तो इसी धातु को क्या कहता है, परिसंकरण कहा जाता है। ठीक है, चलिए उसके बाद क्या लिखा है देख लीजिए। लिखा है दोस्तों, ऐसा धातु का उदाहरण दीजिए जो कैमरे के ताप पर द्रव अवस्था होता है, चाकू से आसानी से काटा जा सकता है, उष्मा का सबसे अच्छा चालक होता है, उष्मा का
कुचालक होता है। बताइए ऐसी धातु का उदाहरण दीजिए। एक एक कह रहा है, सबसे पहले जानेंगे दोस्तों पॉइंट नंबर 1, कमरे के ताप पर द्रव होता है। कौन सी धातु है देख लीजिए। सबसे पहले दोस्तों ये जो पारा होता है ये क्या होता है, ये आपका कमरे के ताप पर द्रव होता है। पारा क्या होता है, कमरे के ताप पर द्रव होता है। और दूसरा लिखेंगे दोस्तों आप क्या, जो चाकू से आसानी से काटा जा सकता है वो पदार्थ है दोस्तों, कौन सा है, सोडियम और पोटासियम। सोडियम और पोटासियम ऐसी धातु है जो चाकू से आसानी से काटा जा सकता है। और तीसरा नंबर पॉइंट लिखा है दोस्तों आपका, सोना और चांदी। ऊष्मा का सबसे अच्छा चालक जो होता है दोस्तों वो सोना और चांदी होता है। ठीक है, उसके बाद पॉइंट क्या लिखा, ऊष्मा का कुचालक होता है। तो लेड तथा मरकरी क्या होता है, ऊष्मा का कुचालक होता है। ठीक है, ये पांचों को उत्तर दे दिए दोस्तों। कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में पारा रहता है, चाकू से आसानी से काटा जा सकता है। सोडियम तथा पोटासियम को ऊष्मा का सबसे अच्छा चालक कौन सा होता है, तो सोना और चांदी होता है। और ऊष्मा का कुचालक होता है तो लेड तथा मरकरी होता है। ठीक है, चलिए स्क्रीनशॉट ले सकते हैं दोस्तों। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए उसके बाद क्या लिखा है दोस्तों आपका, मिश्र धातु क्या है, तांबे के मिश्र धातु के दो उदाहरण दे। बोला मिश्र धातु आपसे पूछ रहा है पहले कि मिश्र धातु क्या है, तांबे के मिश्र धातु के दो उदाहरण आपको कह रहा है बताने के लिए। देख लीजिए उत्तर, किसी धातु में अन्य धातु या अधातु की एक निश्चित मात्रा मिलकर इच्छित गुणधर्म का वाला मिश्रित पदार्थ की जाती है। बोल रहा है किसी भी धातु या अन्य धातु या धातु की एक निश्चित मात्रा मिलाकर क्या कहते हैं, गुणधर्म वाली पदार्थ बनाई जाती है, तो उसी पदार्थ को क्या कहते हैं, मिश्र धातु कहा जाता है। तांबे के दो मिश्र धातु निम्नांकित है। तांबे किस तरह बनता है दोस्तों, इसका मिश्र धातु कौन है, पीतल और कांसा। पीतल और कांसा को मिलाकर तांबा बनाया जाता है। तांबा के मिश्र धातु कौन सी है, तो पीतल और तांबा, याद रखेंगे। उसके बाद देखिए पीतल में 80% क्या होता है, Cu, और कांसा में 90% Cu पाया जाता है। ठीक है, चलिए उसके बाद क्या लिखा है, इसके बाद स्क्रीनशॉट ले सकते हैं दोस्तों। उसके बाद 8 नंबर क्वेश्चन लिखा है, धातु क्या लिखा है, धातु ये विद्युत के सुचालक क्यों होते हैं। धातु जो होते हैं दोस्तों ये विद्युत के सुचालक क्यों होते हैं, आपको ये बताना है। देख लीजिए उत्तर क्या लिखे हैं, धातु ये विद्युत के अच्छे चालक होते हैं, ये विद्युत धनात्मक भी होते हैं, और ये विद्युत जो होते हैं विद्युत के धनात्मक होते हैं, कौन, धातु। ठीक है, इसमें इलेक्ट्रॉन तैयार करने की प्रवृत्ति तीव्र होती है। ये इसमें इलेक्ट्रॉन तैयार करने की प्रवृत्ति जो होती है वो तीव्र होती है। ये ताप और विद्युत के सुचालक होते हैं। ये ताप और विद्युत क्या होते हैं, सुचालक होते हैं। अभी भी आपको क्वेश्चन में बताया दोस्तों पीछे कि ये जो होते हैं विद्युत क्या होते हैं, धातु क्या होते हैं, धातु ताप और विद्युत के क्या होते हैं, अच्छे सुचालक होते हैं। इसके कारण क्या रहे, इसके तार से होकर विद्युत का प्रभाव आसानी से किया जा सकता है। धातु जो होते हैं दोस्तों इसके तार से जो है विद्युत का प्रभाव यानी विद्युत को चलाना आसानी से किया जा सकता है। धातुओं का चालकता इनमें उपस्थित मुक्त इलेक्ट्रॉन के कारण होती है। इसमें जो होती है जो विद्युत को चालक किया जाता है दोस्तों, ये चलाया जाता है विद्युत को धातुओं में, तो ये क्या होती है, इसमें क्या उपस्थित होती है, मुक्त इलेक्ट्रॉन के कारण होती है। ये इलेक्ट्रॉन धातु से होकर आसानी से दौड़ लगाती है। और क्या कहते हैं, इलेक्ट्रॉन धातु से होकर ये आसानी से दौड़ लगाती है। यही कारण है कि धातु विद्युत और ताप के अच्छे चालक होते हैं। यही कारण है कि विद्युत क्या होते हैं, विद्युत धातु के अच्छे चालक होते हैं। किसके विद्युत धातु जो होते हैं किसके चालक अच्छा तरह से होता है दोस्तों, तो आप बताएंगे कि ये जो होता है विद्युत और ताप का अच्छे चालक होते हैं, कौन, धातु। ठीक है, चलिए स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए उसके बाद क्या लिखा है, संयोजकता से आप क्या समझते हैं, संयोजकता से आप क्या समझते हैं। देख लीजिए उत्तर लिखे हैं दोस्तों आपका, किसी भी तत्व को संयोजकता उसके परमाणु के सबसे बाहरी कक्ष में उपस्थित संयोजकता इलेक्ट्रॉनों की संख्या से निर्धारित होती है। मान लिया कि एक तत्व Na है, इसका परमाणु संख्या 11 है। Na का परमाणु संख्या 11 है। इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या है, 281 है।
अथा परमाणु के बाहरी कक्ष में इलेक्ट्रॉन की संख्या है अथा इसकी संयोजकता कितना है, 1 है। जो बाहर के यानी कोई परमाणु संख्या के बाद में आया, जैसे 1 यहाँ में आया दोस्तों, तो एक इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जो होता है संयोजकता कितना होता है, 1 होता है। ठीक है, तो चलिए इसको समझेंगे दोस्तों। संयोजकता से आप क्या समझते हैं? संयोजकता उसे कहते हैं जब इलेक्ट्रॉन विन्यास के लास्ट में जो अंक आते हैं, परमाणु संख्या आते हैं लास्ट में, जिस तरह में Na के परमाणु संख्या 11, तो इसको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करने पर लास्ट में 1 आया, तो यही क्या है दोस्तों, संयोजकता इसका क्या हो गया, 1 हो गया, उसी को संयोजकता कहा जाता है। ठीक है, चलिए उसके बाद क्या लिखा है, आघातवर्धीय तथा तन्यय का अर्थ बताइए। ये जो होते हैं आघातवर्धीय और तन्यय कौन सा होते हैं, धातु होते हैं। आपको परिभाषा, धातु की परिभाषा हम बताए, जो आघातवर्धीय और तन्यय होते हैं उसी को धातु कहते हैं। जो क्या कहते हैं, धात्विक चमक होते हैं जिसमें, है ना, जिसमें धात्विक चमक होते हैं और जो सोना और चांदी के अच्छे चालक होते हैं उसे क्या कहते हैं, धातु कहते हैं। तो ये आपको पूछ दिया यहाँ की दोस्तों, आघातवर्धीय तथा तन्यय का अर्थ क्या होता है ये बताइए। देख लीजिए, देखिए, कुछ धातु को पीट कर उनके चादर बनाए जाते हैं, इस गुणधर्म का आघातवर्धीय कहते हैं। जब किसी भी धातु को, जब आप देखेंगे किसी भी धातु को पीट कर चादर बनाए जाते हैं, तो उस धातु को आप कहेंगे आघातवर्धीय है, आघातवर्धीय है ये धातु। ठीक है, और धातु आघातवर्धीय कहलाती है। और यही धातु को क्या कहते हैं, जो आसानी से पीट कर जिसको चादर बनाया जा सकता है, कुछ भी तैयार किया जा सकता है, उस धातु को पीट कर उसी को आघातवर्धीय पदार्थ कहते हैं। और लिखा है, किसी धातु के पतले तार खींचने जा सकते हैं, धातु के इस गुणधर्म को तन्यता कहते हैं। और जब किसी भी धातु के पतले तार खींचे जाते हैं तो इस गुणधर्म को, धातु के इस गुणधर्म को तन्यता कहते हैं। तथा धातु धातु क्या होती है, तन्यय कहलाती है। धातु क्या कहलाती है, तन्यय कहलाती है। 1 ग्राम सोने से 2 किलोमीटर लंबा तार बनाया जा सकता है। 1 ग्राम सोने से कितना किलोमीटर लंबा तार बनाया जा सकता है, तो आप बताएंगे 2 किलोमीटर लंबा तार बनाया जा सकता है। जो ये किसका उदाहरण है, तन्यता का उदाहरण है। और जब एक धातु को पीट कर चादर बनाए जाते हैं तो ये आघातवर्धीय है। ठीक है, चलिए समझेंगे दोस्तों। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। उसके बाद लिखा है तो संरक्षण से आप क्या समझते हैं, संरक्षण से आप क्या समझते हैं। देख लीजिए, लिखा है दोस्तों, जब धातु सतह जल, वायु अथवा आसपास के अन्य किसी पदार्थ से प्रभावित होती है। धातु जब अन्य जल सतह, जल के संपर्क में, वायु के संपर्क में और आसपास की जितने भी वातावरण है उसके संपर्क में जब एक पदार्थ आते हैं तो इसे धातु का संक्षारित हो जाते हैं। धातु क्या करते हैं, संक्षारित हो जाते हैं। तथा इस परिघटना का संक्षारण कहा जाता है। इसी परिघटना को क्या कहते हैं, संक्षारण कहा जाता है। जब आप एक धातु को, मान लीजिए कि धातु क्या है, लोहा है, लोहा को, धातु क्या है दोस्तों, लोहा, सोना लिख रहे थे दोस्तों, लोहा एक धातु क्या है, लोहा है। और जब लोहा को आप क्या करते हैं, खुले वातावरण में छोड़ देते हैं या पानी के संपर्क में छोड़ते हैं या आसपास के जितने भी वातावरण है जिससे वो जो है धातु संक्षारित हो सके, उस वातावरण में आप छोड़ते हैं, तो उसी को जब उसमें संक्षारित हो जाते हैं तो उसी को आप संक्षारण क्या कहते हैं, अभिक्रिया या संक्षारण के नाम से आप जाने जाते हैं। संक्षारण मतलब होता है जंग लगना। किसी चीज़ में जब खुले हवा में छोड़ देते हैं आप किसी भी धातु को, उसमें जंग लग जाए तो उसी को संक्षारण कहा जाता है। ठीक है, चलिए उसके बाद क्या लिखा, संक्षारण कहा जाता है। गोल्ड तथा सिल्वर जैसे उत्कृष्ट धातु क्या सुगमतम पूर्वक संक्षारित नहीं होती है। और बोला जब ये क्या होती है, गोल्ड तथा सिल्वर जैसी उत्कृष्ट धातु जो होती है सुगमतमता पूर्वक क्या संक्षारित नहीं होते हैं। एल्युमिनियम जैसी धातु संक्षारित नहीं होती है। एल्युमिनियम जैसी धातु क्या होती है, संक्षारित नहीं होती है। और गोल्ड तथा सिल्वर जैसी उत्कृष्ट धातु क्या होती है, ये भी संक्षारित नहीं हो पाते। और जितने भी धातु हैं दोस्तों वो क्या होती है, खुली हवा में जब आपको छोड़ेंगे और पानी के संपर्क में उसको छोड़ेंगे तो वो संक्षारण हो जाता है। ठीक है, चलिए उसके बाद क्या लिखा है, संक्षारण से बचने की 3 विधियों को लिखिए। संक्षारण से किसी भी धातु को आप किस तरह बचा सकते हैं, ये 3 विधि आपको कह रहा है लिखने के लिए। देख लीजिए 3 विधि है दोस्तों। संक्षारण रोकने की 3 विधि निम्नलिखित है। नंबर 1, यस
दलोपन द्वारा, यश दलोपन मतलब पेंट करके द्वारा, विद्युत लेपन द्वारा, विद्युत की किसी भी चीज़ को उस पर लेप देना, है ना। और तीसरा पॉइंट लिखा है एंडोडीकरण द्वारा। ये 3 कारण द्वारा ही संक्षारण से यानी किसी भी धातु को जंग लगने से, है ना, खराब होने से आप बचा सकते हैं। क्या यशद लेपन द्वारा, यशद लेपन द्वारा, विद्युत लेपन द्वारा और एंडोडीकरण द्वारा आप किसी भी पदार्थ को यानी धातु को संक्षारण होने से रोक सकते हैं। ठीक है, चलिए स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। उसके बाद लिखा है दोस्तों, एक धातु और एक अधातु का नाम लिखे जो वायु के संपर्क में आने पर जल उठते हैं। बोल रहा है जल उठते हैं। बोल रहा है एक धातु और धातु के नाम लिखे जो वायु के संपर्क में आने पर जल उठते हैं। देख लीजिए, सबसे पहले लिखेंगे सोडियम धातु वायु के संपर्क में आने पर वायुमंडलीय सामान्य ताप पर ही जल उठते हैं। सोडियम ताप जो वायु के संपर्क में जब आते हैं दोस्तों तो वायुमंडलीय सामान्य ताप पर ही जल उठते हैं। श्वेत फास्फोरस अधातु है। ये सोडियम क्या है? धातु है, कि याद रखिए। ये श्वेत फास्फोरस क्या है? अधातु है। श्वेत फास्फोरस अधातु है। इसे पानी में डुबाकर रखा जाता है। यह वायु के संपर्क में आते ही जल उठता है। जब इसको बाहर निकाला जाता है दोस्तों, इसको पानी में श्वेत फास्फोरस रखा जाता है। जब इसको बाहर निकालते हैं तो ये पानी के संपर्क में आते हैं, क्या होता है? जल उठता है। ठीक है। और सोडियम को ही केरासिन तेल में, सोडियम को किस तेल में डुबाया जाता है? केरासिन तेल में डुबा कर रखा जाता है। जब वायु के संपर्क में आने पर इसे वायुमंडलीय सामान्य ताप पर ये जल उठते हैं। ठीक है, चलिए उसके बाद क्या लिखा है? 14 नंबर क्वेश्चन लिखा है, जब धातु नाइट्रिक अम्ल से अभिक्रिया करती है तो हाइड्रोजन गैस उत्सर्जित नहीं होता है। क्यों? बोले जब धातुएं नाइट्रिक अम्ल से अभिक्रिया करती है तो हाइड्रोजन गैस उत्सर्जित नहीं होता है। ऐसा क्यों होता है ये आपको बताना है। देख लीजिए किस प्रकार लिखेंगे। क्योंकि HNO3 एक परवल ऑक्सीकरण है जो उत्पन्न हाइड्रोजन का ऑक्सीकृत करके जल में परिवर्तित कर देता है एवं स्वयं नाइट्रोजन की किसी ऑक्साइड N2O NO2 में उपचारित हो जाता है। लेकिन Mn ही एक ऐसा धातु है जो अति तनी HNO3 के साथ अभिक्रिया कर H2 गैस उत्पन्न करते हैं। क्या करते हैं? HNO3 के साथ अभिक्रिया कर H2 गैस उत्पन्न करते हैं। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे। देखिए उसके बाद क्या लिखा है? एनोड पंख क्या है? उदाहरण के साथ समझाइए। एनोड पंख क्या है? उदाहरण के साथ समझाइए। देख लीजिए किस प्रकार लिखेंगे। विद्युत शोधक में जब विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तब एनोड पर स्थित अशुद्ध धातु के कैटायन के रूप में घोल में जाने लगती है। उतना ही मात्रा में शुद्ध धातु एथोड मतलब होता है प्लस, और क्या होता है? कठोक मतलब क्या होता है? माइनस। समझिए दोस्तों, ये क्या उतना ही मात्रा में शुद्ध धातु एथोड पर जमा होती है। घुलनशील अशुद्धियों घोल में चली जाती है। अघुलनशील अशुद्धियों एलोड के नीचे जमा हो जाती है। उन्हें एलोड पंख भी कहा जाता है। ये प्लस क्या होता है? ये होता है कथोद। कथोद क्या होता है? कथोद क्या होता है? माइनस होता है। कथोद माइनस होता है दोस्तों, कथोक। और ये एनोड क्या होता है? प्लस होता है। ठीक है, याद रखेंगे। ये कथोद क्या होता है? माइनस होता है, और एनोड क्या होता है? प्लस होता है। ठीक है, चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उसके बाद लिखा है दोस्तों, निम्न पदों की परिभाषा दे। ये जितने भी पद लिखा है जैसे खनिज, अयस्क, गैंग, निष्पात और भर्जन, ये जितने भी है दोस्तों इसको कह रहा है परिभाषित करें सबको। सबसे पहले क्या जानेंगे? खनिज जानेंगे। सबसे पहले खनिज का परिभाषा जानेंगे। देख लीजिए उत्तर लिखा है खनिज। खनिज किसे कहते हैं? भूपाटरी में प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाली तत्वों या यौगिक को खनिज कहते हैं। यह प्रायः खानों से निकाले जाते हैं। ये सारे को स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं दोस्तों कि भूपरपट्टी में प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाली तत्वों या यौगिक को खनिज कहते हैं। ठीक है, ये खानों से निकाले जाते हैं खनिज को। ठीक है, दूसरा नंबर क्वेश्चन, अयस्क किसे कहते हैं? वैसे खनिज जिनसे धातु का व्यावसायिक उत्पादन होता है अयस्क कहलाता है। वैसे खनिज जिनसे धातु का व्यावसायिक उत्पादन होता है उसी को क्या कहते हैं? अयस्क कहा जाता है। अयस्क में धातु प्रचुर मात्रा में उपस्थित होते हैं। अयस्क में धातु प्रचुर मात्रा में
उपस्थित होते हैं। इससे धातु का उत्पादन सरलता से कम खर्च में होता है। इससे क्या होता है, धातु से उत्पादन, धातु से कम खर्च में ही अयस्क का प्राप्त हो जाता है। ठीक है, चलिए उसके बाद क्या लिखा है, सारे को स्क्रीनशॉट लिखेंगे। सारी विवेक क्वेश्चन दोस्तों क्या है, गेग गेग है। गेग किसे कहते हैं दोस्तों, पृथ्वी से प्राप्त खनिज अयस्क में मिट्टी, रेत आदि कई अशुद्धियों होती है। क्या होती है, पृथ्वी से जब प्राप्त खनिज या अयस्क करते हैं दोस्तों, तो मिट्टी में या रेत में अनेक अशुद्धियां होती है। धातुओं के निकर्षण से पहले अयस्क से अशुद्धियों को हटाना आवश्यक होता है। सबसे पहले जब उसको शुद्ध किया जाता है दोस्तों, तो अयस्क में जितने भी अशुद्धियां पदार्थ होते हैं उसको हटाया जाता है। ये अशुद्धियों गेग कहे जाते हैं। इसी अशुद्धियों को, जब ये अशुद्धियों को बाहर किया जाता है और ये बाहर जितने भी कचरे होते हैं दोस्तों खनिज में या अयस्क में, उसको जो शुद्ध किया जाता है, तो जितने भी अशुद्धियों निकलते हैं उसी को गेग कहा जाता है। ठीक है, अयस्कों को गेग से हटाने के लिए जिन प्रक्रियाओं का उपयोग होता है वे अयस्क एवं गेग के भौतिक अथवा रासायनिक गुण धर्मों पर आधारित होते हैं। इनके पृथक्करण के लिए विभिन्न तकनीकों का उपयोग किया जाता है। इसके पृथक्करण के लिए अयस्क और खनिज के अशुद्धियों को निकालने के लिए कई, इसको पृथक यानी अलग करने, पृथक मतलब अलग करने के लिए कई विभिन्न तकनीकों का उपयोग भी किया जाता है। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उसके बाद बढ़ते हैं आगे, देख लीजिए उसके बाद क्या जानेंगे दोस्तों। उसके बाद क्या, अयस्क खनिज और जान ली। उसके बाद जानेंगे निष्पातन जानेंगे। उसके बाद भर्जन जानेंगे। चलिए जानते हैं, देख लीजिए दोस्तों, ये जान लिया, गेग जान लिए। उसके बाद निष्पात जानेंगे। निष्पातन किसे कहते हैं, अयस्क को उसके द्रवनाक से कम तापक्रम पर तीव्रता से गर्म करने की क्रिया, जिससे उड़नशील है ना अशुद्धियों बाहर निकल जाती है और ऑक्सीलवन ऑक्साइड में परिणत हो जाता है, निष्पातन कहलाता है। जब अयस्क को उसके द्रवनाक से कम तापक्रम पर तीव्रता से गर्म करने की क्रिया, जिससे घुलनशील क्या होता है अशुद्धियों बाहर निकल जाए और ऑक्सीकरण और ऑक्साइड में परिणत हो जाता है, तो उसी को जब ये निकल कर जितने भी अशुद्धियों होते हैं अयस्क या खनिज में दोस्तों, उसको जो बाहर निकाला जाता है अशुद्धियों को, यानी शुद्ध किया जाता है, तो उसी कारण क्या निकलता है, ऑक्सीकरण और ऑक्साइड में ये क्या होते हैं, जितने भी अशुद्धियाँ होती है ये परिणत हो जाते हैं यानी बदल जाते हैं, तो उसी क्रिया को क्या कहा जाता है, निष्पातन कहा जाता है। ठीक है, उसके बाद देख लीजिए भर्जन किसे कहते हैं, अयस्क को वायु के अनियंत्रण आपूर्ति में उसके द्रवनाक से कम तापमान पर तीव्रता से गर्म करने की क्रिया भर्जन कहलाती है। कह रहा है अयस्क को वायु के अनियंत्रण आपूर्ति में उसके द्रवनाक से कम तापमान पर, तो कम तापमान पर तीव्रता से गर्म कर, ज़्यादा तेजी से गर्म करने की क्रिया को ही भर्जन कहलाते हैं। इसमें अशुद्धियों ऑक्सीकृत होकर बाहर निकल जाती है और में अशुद्धियों जो होती हैं वो क्या वायु मतलब ऑक्सीजन बनकर बाहर निकल जाते हैं। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन दोस्तों। सारे क्वेश्चन भी है दोस्तों, स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। चलिए उसके बाद क्या लिखा, आघातवर्दिता से आप क्या समझते हैं, आघातवर्दिता से आप क्या समझते हैं, शॉर्ट में बताया थे दोस्तों। देख लीजिए यहाँ, कुछ धातुओं को पीटकर चादरें बनाए जाते हैं। इस गुणधर्म को क्या कहा जाता है, आघातवर्दी कहते हैं। इसी गुण के कारण अल्युमिनियम के चादर, लोहे के चादर आदि बनाए जाते हैं। इसी गुण के कारण, जब धातुओं को आघातवर्दिता के कारण ही ये चादर जो बनते हैं दोस्तों, अल्युमिनियम के चादर, लोहे के चादर जो आप घर पे लगाते हैं, बहुत घर पे भी लगाया जाता है, तो इसी धातु के गुण के कारण, जैसे आघातवर्दिता के गुण के कारण ही ये चादर बनाए जाते हैं। ठीक है, चलिए उसके बाद क्या लिखा है, 18 नंबर क्वेश्चन लिखा है दोस्तों, पोटेशियम तथा सोडियम धातुओं को केरोसिन तेल में डुबाकर क्यों रखा जाता है। बहुत ही भिव्या क्वेश्चन दोस्तों कि पोटेशियम तथा सोडियम धातुओं को जो होते हैं ये केरोसिन तेल में डुबाकर क्यों रखा जाता है। तो आपको ये ऑब्जेक्टिव भी पूछ देगा दोस्तों कि पोटेशियम तथा सोडियम को किस तेल में डुबा कर रखा जाता है, या किस धातु को, इस तरह भी पूछ सकता है दोस्तों कि किस धातु को केरोसिन तेल में डुबो कर रखा जाता है। तो आपका करेक्ट आंसर क्या होगा दोस्तों, पोटेशियम और सोडियम को केरोसिन तेल में डुबा के रखा जाता है। ठीक है, आपको यहाँ ये पूछ रहा है
कि पोटासियम तथा सोडियम धातुओं को केरासिन तेल में डुबोकर ही क्यों रखा जाता है? तो आपको उत्तर देखिए क्या होगा। सोडियम तथा पोटासियम तीव्र अभिक्रियाशील तत्व हैं। तीव्र क्या है? अभिक्रियाशील, जल्द अभिक्रियाशील हो जाती हैं, अभिक्रिया किसी से भी कर लेते हैं। ये तीव्र अभिक्रियाशील धातु कौन? पोटासियम और सोडियम। यह वायुमंडलीय ताप पर ही जल उठता है। जब ये बाहर निकलता है दोस्तों, आपको बताए दोस्तों अभी पिछले क्वेश्चन बताए कि जब ये आते हैं तो हवा के संपर्क में ही जल उठते हैं, यानी आग लग जाता है इसमें। अतः इसे खुले वायु में रखने से दुर्घटना की संभावना होती है। जब ये खुले वायु में रहेंगे दोस्तों तो इसमें आग लग सकती है, तो इससे क्या होती है? दुर्घटना की संभावना होती है, दुर्घटना होने की संभावना होती है। यही कारण है कि इसे केरोसिन तेल में डुबोकर रखा जाता है, ताकि ये वायु के संपर्क में ना आए और ये ना जले और दुर्घटना ना हो। इसीलिए इसको केरोसिन तेल में, पोटासियम और सोडियम धातु को केरोसिन तेल में डुबा के रखा जाता है। इससे इसकी अभिक्रियाशीलता बिल्कुल कम हो जाती है और यह वायुमंडलीय ताप से अप्रभावित रहता है। ये वायुमंडलीय क्या होते हैं? वायु से क्या होते हैं? ताप से अप्रभावित रहते हैं और आग नहीं लगते हैं। आपको कोई पूछ देगा कि केरोसिन तेल में सोडियम और पोटासियम को क्यों रखा जाता है, तो आप बोले ये जो धातु है ये वायु के संपर्क में आते ही क्या होता है? इसमें आग लग जाता है। इसी कारण कि आग न लगे और कोई दुर्घटना ना हो, इसी कारण पोटासियम तथा सोडियम को ये क्या होता है? केरोसिन तेल में डुबो रखा जाता है, क्योंकि ये सबसे अभिक्रियाशील धातु है। ये वायु के संपर्क में आते ही जल उठता है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे। उसके बाद लिखा है दोस्तों, आयनिक यौगिकों के गलनांक उच्च क्यों होता है? आयनिक यौगिक जो होते हैं दोस्तों, इसका गलनांक उच्च क्यों होता है? आपको ये पूछ दिया। देख लीजिए क्या लिखेंगे। आयनिक यौगिक ठोस अवस्था में पाया जाता है। ये जो यौगिक होते हैं दोस्तों, आयनिक यौगिक, ये ठोस अवस्था में पाया जाता है। इनमें अंतर आणविक आकर्षण बल काफ़ी मजबूत होते हैं। इसमें क्या होते हैं? अंतर आणविक बल जो होता है ये काफ़ी मजबूत होते हैं, तथा अंतर आणविक आकर्षण को तोड़ने के लिए क्या होता है? अंतर आणविक आकर्षण को तोड़ने के लिए अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है। क्या होती है? अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है। इसी कारण है कि आणविक यौगिकों के गलनांक क्या होती है? उच्च होते हैं। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे। देखिए उसके बाद क्या लिखा है। द्विधर्मी ऑक्साइड का क्या उदाहरण दे? कह रहा है द्विधर्मी ऑक्साइड क्या है, उदाहरण सहित समझाइए। देख लीजिए किस प्रकार लिखेंगे। वैसे ऑक्साइड को द्विधर्मी अथवा उभयधर्मी ऑक्साइड कहे जाते हैं, जिसमें अम्लीय और क्षारीय दोनों गुण मौजूद होते हैं। द्विधर्मी ऑक्साइड या अभिधर्मी ऑक्साइड उसे कहते हैं दोस्तों जब एक ही धातु में क्या होते हैं? एक ही धातु में क्या होते हैं? तो एक ही ऑक्साइड में दो धर्म मौजूद हो। कौन सा धर्म? अम्लीय तथा क्षारीय दोनों धर्म मौजूद होते हैं। जैसे एल्युमिनियम ऑक्साइड, वैसे एल्युमिनियम ऑक्साइड ये अम्ल और क्षारण से अभिक्रिया करता है, विभिन्न विभिन्न यौगिक का निर्माण करता है। और क्या करते हैं? एल्युमिनियम, जैसे क्या होता है? एल्युमिनियम ऑक्साइड जो होता है ये अम्ल और क्षारक से दोनों से अभिक्रिया करते हैं और विभिन्न प्रकार के क्या करते हैं? यौगिक का निर्माण करते हैं। तो ये एल्युमिनियम ऑक्साइड को आप कह सकते हैं कि द्विधर्मिक ऑक्साइड है या अभुधर्मी ऑक्साइड है, जिस ऑक्साइड में दोनों का गुण पाया जाता है, यानी अम्ल का भी और क्षारक का भी। ठीक है, उसे द्विधर्मी या उभयधर्मी ऑक्साइड कह सकते हैं। ठीक है, समझेंगे। चलिए उसके बाद क्या लिखा है। भैया क्वेश्चन दोस्तों, करेंट सोना का क्या अर्थ है? करेट सोना का, जैसे 24 कैरेट 22 कैरेट होता है ना दोस्तों, 24 कैरेट 22 कैरेट 23 कैरेट, ये कैरेट सोने का अर्थ क्या होता है आप ये समझ लीजिए। और बहुत भी भैया क्वेश्चन तो आपको जानना भी चाहिए। क्या लिखा उत्तर? शुद्ध सोने को 24 कैरेट कहते हैं। जब कोई भी शुद्ध सोना बिल्कुल शुद्ध होना होगा दोस्तों तो उसको 24 कैरेट का होता है सोना। ठीक है, शुद्ध सोना कितने कैरेट का होता है? तो 24 कैरेट का होता है। आपको ये ऑब्जेक्टिव में बार बार बोर्ड एग्जाम में भी पूछा गया है। आपको ये कल जो ऑब्जेक्टिव करेंगे दोस्तों तो वो ऑब्जेक्टिव के क्लास में आपको पूछ सकता है। 24 शुद्ध सोने को 24 कैरेट कहते हैं। वो काफ़ी नरम होता है। वो क्या होता है? जो 24 कैरेट का सोना होता है वो काफ़ी नरम होते हैं। इससे आभूषण बनाना कठिन है। इससे क्या है? आभूषण बनाना कठिन होता है। आजकल गहने
पहनने के लिए 22 कैरेट सोने की आवश्यकता होती है। आजकल गहने पहनने के लिए 22 कैरेट सोने की आवश्यकता होती है। 22 कैरेट सोना थोड़ा कठोर होता है। 22 कैरेट जो सोना होता है दोस्तों, वो थोड़ा क्या होता है, कठोर होता है। इसमें 22 भाग शुद्ध सोना और 2 भाग तांबा या चांदी मिलाया जाता है। 22 भाग शुद्ध सोना और 2 भाग तांबा या चांदी मिलाया जाता है और 24 कैरेट का सोना बनाया जाता है। ठीक है, तो ये समझ गए 24 कैरेट का अर्थ क्या होता है। 24 कैरेट का अर्थ होता है कि शुद्ध सोना है। क्या है? शुद्ध सोना है। ठीक है, और अभी जबरात जो पहनता है कितने सोना का, तो 22 कैरेट का सोना या कोई जबरात महिला लोग पहनती है। उसमें 22 कैरेट में अगर शुद्ध सोना बनाया जाता है तो क्या मिलाते हैं, 22 क्या मिलाया जाता है, शुद्ध सोना मिलाया जाता है और 2 भाग क्या मिलाया जाता है, तांबा और चांदी मिलाया जाता है। ठीक है, चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। उसके बाद लिखा है तो चांदी, सोना एवं प्लेटिनम का उपयोग आभूषण बनाने में किया जाता है क्यों। चांदी, सोना, प्लेटिनम का उपयोग आभूषण बनाने में क्यों किया जाता है। अभी आपको बताएं तो मिलावट करता है कि 22% शुद्ध सोना देता है और 2% तांबा और क्या मिलता है, चांदी मिलाता है। तो ये क्या आपको चांदी, सोना एवं प्लेटिनम का उपयोग आभूषण बनाने के लिए क्यों किया जाता है, आपको ये पूछ दिया। देख लीजिए किस प्रकार लिखेंगे। सोना एक कोमल सुनहले रंग का कीमती धातु है। इसका मुख्य उपयोग आभूषण बनाने में होता है। इसका मुख्य उद्देश्य क्या होता है, आभूषण बनाने में होता है। सोने की शुद्धता को कैरेट में मापे जाते हैं। जब कोई भी सोना को शुद्धता में नापा जाता है तो उसको कैरेट में नापा जाता है। शुद्ध सोना 24 कैरेट का होता है। शुद्ध सोना कितने कैरेट का होता है, 24 कैरेट का होता है। आभूषण बनाते समय शुद्ध सोना में कम कीमती धातु तांबा या चांदी थोड़ा मिला दिया जाता है, जिससे वह कुछ कठोर बन जाता है। जिससे क्या होता है, कुछ कठोर बन जाता है। सोने के बने आभूषण 22 कैरेट के होते हैं। जब सोने के आभूषण बनते हैं तो कितने कैरेट का होता है, तब आपको बताएगा कि वो 22 कैरेट का होता है। इसका अर्थ है कि इन आभूषणों में 22 भाग सोना, 2 भाग तांबा या चांदी की मिलावट है। 24 कैरेट का सोना को 28 कैरेट के सोना में बदलने के लिए 28 भाग सोना, 6 भाग तांबा या चांदी मिश्रण कर देते हैं। इस प्रकार चांदी तथा प्लेटिनम का उपयोग किया जाता है। ठीक है, समझे होंगे। कठोर बनाने के लिए ही चांदी, ये सोने में क्या करता है, चांदी, सोना एवं प्लेटिनम का उपयोग आभूषण बनाने के लिए क्यों किया जाता है, तो उसको क्या ठोस करने के लिए और मिलाया जाता है। ठीक है, वो अच्छा लगे। चलिए उसके बाद क्या लिखा है, 23 नंबर क्वेश्चन लिखा है दोस्तों, धनानिक यानी सोनोरस किसे कहते हैं। धावानिक या सोनोरस किसे कहते हैं। जब धातु किसी कठोर सतह से टकराती है, जब धातु किसी कठोर सतह से टकराती है तो उनसे एक विशेष प्रकार की ध्वनि उत्पन्न होती है। उससे क्या होती है, एक विशेष प्रकार की ध्वनि उत्पन्न होती है। इसे धातुई ध्वनि कहते हैं। इसे क्या कहते हैं, जब किसी भी ठोस सतह से, किसी भी धातु ठोस सतह से टकराती है तो उससे एक विशेष प्रकार की ध्वनि उत्पन्न होती है। इसे धातुई ध्वनि कहते हैं। इस प्रकार की धानोनिक कहलाती है। इसी प्रकार के क्या कहलाती है, धातुएं धावानिक कहलाती है। स्कूल की घंटी से निकलने वाली धातु इसका उदाहरण है। क्या है, जब स्कूल की घंटी बजते हैं दोस्तों तो जो आवाज आती है आपको, तो उसी को क्या कहते हैं, धात्मिक ध्वनि कहा जाता है। ठीक है, चलिए उसके बाद बढ़ते हैं आगे। स्क्रीनशॉट आप सारे क्वेश्चन को ले सकते हैं दोस्तों। देखिए उसके बाद क्या लिखा है, एक्रोवारेजिया से आप क्या समझते हैं, इसके क्या उपयोग है। देख लीजिए क्या लिखेंगे, उत्तर लिखें दोस्तों। एक्वारेजिया 3.2 के अनुपात में साद हाइड्रोक्लोरिक अम्ल तथा सांद्र नाइट्रिक अम्ल का ताज़ा मिश्रण होता है। यह गोल्ड को गला सकता है। जबकि दोनों अम्लों में से प्रत्येक की यह क्षमता नहीं है। एक्वारेजिया भंभरता द्रव होने के साथ प्रबल संरक्षण है। यह उन अभिकारकों में से एक है जो गोल्ड तथा प्लेटिनम को भी आसानी से
कहला सकता है। कौन? एक्वा रेजिया। ठीक है, चलिए उसका 25 नंबर क्वेश्चन लिखा है दोस्तों, थायमिड अभिक्रिया क्या है? थायमिड अभिक्रिया क्या है? देख लीजिए, उत्तर लिखा आयन ऑक्साइड Fe2O3 के साथ अल्युमिनियम की अभिक्रिया काफ़ी तीव्र होती है और ये काफ़ी उष्मा निकलती है। जब ये आयन ऑक्साइड और Fe2O3 अल्युमिनियम की अभिक्रिया की जाती है तो ये काफ़ी उसमें से उष्मा निकलती है। इसका उपयोग रेल की पटरियों को जोड़ने में होता है। इसका रेल की पट्टी में जोड़ने, इसका मदद जो होता है रेल की पट्टियों को जोड़ने में होता है। इस अभिक्रिया को थायमिड अभिक्रिया कहते हैं। ये थायमिड अभिक्रिया का उपयोग क्या होता है? तो रेल के पट्टियों को जोड़ने में होता है। ठीक है, ये बहुत ही लंबा वीडियो हो गया दोस्तों, 1 से लेकर कितने क्वेश्चन किए? 25 तक क्वेश्चन किए। ठीक है, मैं आशा करता हूँ कि सारे क्वेश्चन को समझे होंगे। कल की क्लास में आपको पार्ट 2 कर देते हैं इस वीडियो को। कल क्लास में आगे क्वेश्चन बताया जाएगा दोस्तों, आपको 1 से लेकर 40 तक क्वेश्चन बताया जाएगा, जिसमें से आप 25 क्वेश्चन आप कर लिए। कल के क्लास में आपको 25 से 26 यानी 25 से 40 तक क्वेश्चन बताया जाएगा, 25 से 40 तक। ठीक है, चलिए पार्ट 2 कर देते हैं। आज के क्लास कैसा लगा आप कमेंट करके बता दीजिएगा। अगर अभी तक हमारे चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और वीडियो आपको थोड़ा भी आपके लिए ये यूजफुल बना हो ये वीडियो तो वीडियो को लाइक कर देंगे और अपने दोस्तों के पास शेयर जरूर करेंगे। चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कल और पार्ट 2 में मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, अगले सोच के साथ। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों, जय हिंद।